जिस तरह से हर एक संकट आती है उसी तरह से इस पृथ्वी पर जल संकट भी आती है। तो जल संकट क्यों आती है और उस संकट से हम लोग कैसे निपटेंगे, इसके बारे में पार्ट 2 में हम लोग अध्ययन करेंगे। और जल को हमें कैसे बचाना चाहिए इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ये जो हम लोग सुनते हैं जल संकट, बार बार सुनते हैं ना, अभी नहीं, गर्मी के समय में आप सुनते होंगे जो दिल्ली में या मुंबई में या बहुत सारे जगहों पे, अपने बिहार में भी क्या हुआ है, टोले के टोले सूख गए हैं। उसे ही क्या कहा जाता है, संकट कहा जाता है, जल संकट कहा जाता है। स्वीडन के जल विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क का कहना है जो प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितना जल चाहिए, 1000 घन मीटर जल चाहिए। 1000 घन मीटर जल चाहिए। यदि इससे कम जल की उपलब्धता को जल संकट कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को अगर 1000 घन मीटर से कम जल यदि मिल रहा है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जल संकट कहते हैं। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति 1300 घन टन जल की उपलब्धता है। एक व्यक्ति को भारत में कितना जल मिल रहा है, 1300 घन टन मिल रहा है और 1000 घन मीटर मिलना चाहिए, लेकिन मिलता कितना है, 1300 घन मीटर जल की उपलब्धता है। जल पीने के साथ साथ और भी बहुत से कामों में उपयोग आते हैं। ऐसा नहीं कि जल को सिर्फ हम लोग पीते ही हैं, पीने के साथ साथ क्या क्या, खाना बनाने, स्नान करने, कपड़ा धोने के लिए, सिंचाई करने के लिए, यानी कि बहुत सारे कार्य ऐसे भी हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। उससे भी बहुत अधिक काम में जल का उपयोग होता है। जैसे वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होती है। यानी ये जो बिजली चल रही है ना, ये मोबाइल चार्जिंग या अभी जो आप लोग बोर्ड पे पढ़ रहे हो, ये सब किसके कारण चल रही है, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, कुल इलेक्ट्रिसिटी का 22%, कुल इलेक्ट्रिसिटी का 22% हिस्सा किससे प्राप्त होती है, जल विद्युत, यानी कि जल के माध्यम से बिजली जो बनाई जाती है उसके माध्यम से हमको प्राप्त होती है। जल संकट से निकलने के लिए सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाया गया। अब ये जो जल संकट है, इस जल संकट से निपटने के लिए 1987 ईस्वी में कौन सी नीति बनाई गई थी, जल नीति। वो क्या था, इससे पहले जो पढ़े वो जल संकट था। अब ये क्या है, जल संरक्षण, यानी कि जल को कैसे हम बचा सकते हैं, उसकी रक्षा हम कैसे कर लेंगे। तो जल संरक्षण, जल जो कि प्राकृतिक संसाधन है, ये तो हमको पता है ना, जो जल कौन सी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। मानव अपनी आजीविका और उत्पादन अनुक्रियाओं को जल द्वारा सुनिश्चित करता है। हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं या कहीं पर रहते हैं तो सबसे पहले क्या खोजते हैं, पानी, यानी कि जल। जहां पर जल की उपलब्धता नहीं रहती है, क्या वहां हम जाकर के रहना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। यानी कि मनुष्य की आजीविका, यानी कि कुछ भी अगर बनाएगा तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, जल चाहिए। क्या चाहिए, जल चाहिए। द्वारा सुनिश्चित करता था जल को प्रदूषित होने से, व्यर्थ खर्च होने से अथवा जल चक्र की स्थिति बनी रहे, इसके हेतु जो भी हम मानवों द्वारा बचाव के कार्यक्रम या उपाय किए जाते हैं, उसे जल संरक्षण कहते हैं। यानी कि ये जो जल का जो संतुलन है, यानी जितनी जलें हमें मिलनी चाहिए, उस जल संरक्षण के लिए हम जो भी उपाय करते हैं, जैसे कि यानी हमारा जल प्रदूषित नहीं हो। तो जल प्रदूषित कैसे नहीं होगा, जब हम अपने नाली को नदियों में नहीं गिराएंगे या फिर पोखरा में नहीं गिराएंगे, उसको ऐसे जगह पे ले जाके छोड़ेंगे जहां से नदी और नाले का कोई संबंध ना हो। उसके बाद व्यर्थ खर्च होने से, यानी कि जल की जरूरत जितनी ही है उतने ही जल का हम उपयोग करेंगे, फालतू की जल को इधर उधर बर्बाद नहीं करेंगे। अथवा जल चक्र की स्थिति बनी रहे, और जल चक्र
ये जो जल चक्र है, इस जल चक्र की स्थिति क्या हो, बनी रहे, इसके हेतु जो भी हम मानव द्वारा बचाव कार्य किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जल संरक्षण कहते हैं। बादल का चित्र है, ये क्या है, ये बादल का चित्र है, यानी कि बादल बना हुआ है। और बादल जब भी लगती है तो क्या बनता है, बादल जब भी लगता है तो वर्षा बरसता है ना। और ये तुम्हारा पृथ्वी यानी कि जमीन है, और जमीन पे क्या बरस रहा है, पानी बरसता है। और ये जो पानी बरस रहा है, ये पानी आया, आया ना, और बारिश हुआ, पृथ्वी पर जल आया, और पृथ्वी पर जल आने के कारण वो नदी तालाब में जमा हुआ, या गांव घर में कहीं ना कहीं जहां पे भी गड्ढा मिला वहां पे जल क्या हो गया, रुक गया। सुबह को उगती है ना सूरज, तो सुबह में जब सूर्य देवता उगते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने गर्मी के माध्यम से इस पृथ्वी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और जब ये पृथ्वी गर्म होती है तो भाप के रूप में वो क्या होती है, पुनः ये पानी वाष्प बन करके कहाँ चले जाती है, पुनः बादल में चली जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है, जल चक्रण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, जब अत्यधिक मेघ लगती है तो बारिश होती है, और वो बारिश का पानी नदी तालाब में जा करके जमा हो जाती है, और जमा होने के कारण क्या होती है, जमा होने के कारण वो पानी सूर्य उदय होने से वाष्प का रूप धारण करती है, और वाष्प का रूप बन करके वो बादल में समा जाती है, और पुनः बारिश होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, जल चक्रण कहते हैं। कोई दिक्कत, संकट से बचने के लिए, उसको बचाने के लिए हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। उससे पहला उपाय क्या है, जल संरक्षण हेतु सर्वप्रथम अपने स्वयं में यह प्रण लेना होगा कि जल को बर्बाद, व्यर्थ बर्बाद न करें। सबसे पहले हमको खुद को निर्णय सोचना पड़ेगा कि हमको जितने ही जल की आवश्यकता उतना ही जल हम उपयोग करें, फालतू के जल को इधर उधर बर्बाद ना करें। दूसरा है, जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। यानी कि वर्षा जब भी होती है तो हमको हमारे आसपास में पोखरा होनी चाहिए, और उस पोखरे को सही ढंग से रखना चाहिए। यानी कि उसका नाली से अलग कंसल्ट रहना चाहिए, नाली से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहना चाहिए, और उसमें जल को स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि वर्षा के जल को बचा कर रखा जाए। पहले क्या होता था, पोखरा में जल रहता था, अगर सुखाड़ भी आती थी तो पोखरा में इतना ज्यादा जल रहता था जिस कारण से उस जल से फसल उग जाती थी। आजकल क्या हो रहा है, पोखरा है ही नहीं, और जो भी पोखरा है वो पोखरा क्या हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। क्यों, क्योंकि उस पोखरे में नाले को ले जा करके महानुभाव सब छोड़ दिए हैं, जिस कारण से उस पानी का उपयोग किसान भी नहीं कर पाते हैं। और पहले के समय में क्या होता था, नाले से उस पोखरे का कोई कंसल्ट नहीं रहता था, वो पानी स्वच्छ रहता था और उसका उपयोग करते थे। तीसरा है, घर के आसपास अथवा प्रति जमीन में यथासंभव वृक्ष लगाने चाहिए। घर के आसपास जो प्रति जमीन है उस जमीन पे हमें क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, पेड़ पौधे लगे रहेंगे तो वायुमंडल का वातावरण संतुलित रहेगा, और संतुलित रहने के कारण समय पर वर्षा होगी। चौथा है, तकनीकी विकास अथवा ऐसे उपकरण का उपयोग करना चाहिए जिससे जल का अधिक उपयोग हो सके। यानी कि हमें ऐसे तकनीक का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हम जल का अत्यधिक उपयोग कर सके। यानी कि जैसे कि मान कर चलो हम पानी भरे, अब यहाँ पर उपयोग किए, कपड़ा धोए, वो कहाँ गया, टंकी में गया। अब टंकी के पास ऐसा संसाधन लगाना चाहिए जो साफ करके पानी क्या करे, नाले में छोड़े, और नाला में साफ पानी जाएगा ना तो वो पानी अगर पोखरा में जाएगा तो प्रदूषित नहीं होगा। शहर सब में यही होता है ना, बड़ा बड़ा जैसे क्या करता है, अगर पूरे गांव का पानी जहाँ पे जाता है, जहां से पोखरा में पानी जाता है वहां पर क्या किया जाता है, ऐसा मशीन लगाया जाता है जिससे वो पानी को साफ करके पोखरे में या समुद्र में छोड़ता है। यानी कि ये कीटनाशक जो खाद बनते हैं उस खाद के जगह पे गोबर से बने खादों का उपयोग करना चाहिए। हम मानव के जीवन में वर्षा जल की क्या भूमिका है, इसका संग्रहण व पुनः चक्रण विधि
को बताइए, यानी कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है। तो वर्षा जल के कारण ही हम मानव क्या करते हैं, उस वर्षा के जल को पोखरा हो या नदी हो वहां पे जमा करके रखते हैं और उसका उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। अगर सिंचाई में जरूरत पड़ती है तो सिंचाई में उस जल का उपयोग करते हैं। मिट्टी में नमी बनी रहती है एवं सुखाड़ जैसे प्राकृतिक आपदा से हमें राहत मिलती है। अगर सुखाड़ भी आ गया तो हम मानव अपने पोखरे के जल से उस खेत की सिंचाई करते हैं। वर्षा जल संग्रहण एवं पुनः चक्रण की विधियां। वर्षा जल की पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा नदी की धारा की रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसे कुल या धूल कहते हैं। यानी कि कोई भी नदी है, मान लो ये नदी मेन नदी गई है ना, इस नदी में क्या करते हैं, यहाँ से छोटी छोटी टुकड़ों में नदी को बांट दिया जाता है और इसके माध्यम से पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता है और इसका उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं। एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे का निर्माण किया जाता है, जिसे राजस्थान में के जैसलमेर में खादिर अथवा जोहर के नाम से जाना जाता है। यानी कि राजस्थान में लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं ना, तो वहां पे वर्षा कम होती है, तो वर्षा के जल को छत के पाइप के माध्यम से उसको क्या करते हैं, टंकी में कंसल्ट कर देते हैं और टंकी बना करके उस जल को स्टोर करके रखते हैं और जरूरत के समय में उस जल का उपयोग वो किस काम के लिए करते हैं, पीने के लिए भी और कपड़ा सब साफ करने के लिए, स्नान करने के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। यानी कि भूमिगत टैंक में, यानी कि भूमि में ही टंकी को बना दिया जाता है और जब भी वर्षा होती है तो वो जल कहाँ आ जाती है, उसी टैंक में जाती है और उस टैंक में मशीन लगा करके उसको साफ करके उस पानी को क्या करते हैं, वहां के लोग पीते हैं। कर्नाटक के मैसूर जिले में छत जल संग्रहण की व्यवस्था की जाती है, यानी छत पर जो वर्षा होती है उस वर्षे के जल को संरक्षण करके रखती है। यानी कि अनेक प्रकार से आप वर्षा के जल को संग्रहित कर सकते हैं। कैसे, घर के नीचे गड्ढा खोद कर, ये हमारा घर है, इसके नीचे गड्ढा खोद करके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा, छत के ऊपर टैंक बना करके, छत के ऊपर ये छत बन गया ना, इसके ऊपर ऐसे जोड़ दो जो वो पानी नीचे गिरे ही नहीं, तो क्या होगा, वो टैंक में पानी जमा रहेगा। तालाब खोद करके या फिर तालाब, घर के आसपास में तालाब खोद करके उसको प्लास्टर करके हम पानी का संग्रहण कर सकते हैं। ये देखो, ये जैसे कि घर है और घर के बगल में ये पाइप गिरा हुआ है ना, और ये क्या है, ये टैंक बना है, दोनों साइड क्या बना है, टैंक बना है और पानी कहाँ जा रही है, टंकी में जा रही है। परियोजना, तो सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। सोन नदी परियोजना जो वो बिहार की सबसे प्राचीन यानी पुरानी परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि कर अधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज सरकार जो थी वो 1874 ईस्वी में यहाँ के किसानों की उपज कैसे बढ़े उसको सोचते हुए इसने सोन परियोजना का क्या किया, विकास किया। इसमें डेहरी के समीप पूरब एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई। डेहरी एक जगह है, उस जगह से पूरब और पश्चिम की दिशा में क्या की गई, नदियों को निकाली गई। इस सोन नदी के पूरब और पश्चिम की दिशा में नहर निकाली गई और उस नहर की लंबाई कितनी थी, 130 किलोमीटर लंबी। अब पूरब की नहर से पटना, गया तथा औरंगाबाद, पूरब की नहर में क्या सब आया, पटना, गया तथा औरंगाबाद जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। पूरब के तरफ जो नहर निकाली गई थी उससे पटना, गया और औरंगाबाद में जो किसान रहते थे वो अपनी भूमि की सिंचाई आसानी से अब कर रहे थे। इस नहर की पश्चिमी
शाखा से 3 उप शाखाओं का निर्माण हुआ। यानी पश्चिम की ओर जो शाखा निकाली गई थी उस शाखा में से भी 3 गो उप शाखा निकाल दिया गया, उसको भी 3 भागों में डाइवर्ट कर दिया गया। पहली शाखा भोजपुर तथा दूसरी शाखा बक्सर जिले को सिंचित करती है। तीसरी शाखा का प्रभाव चौसा क्षेत्र में है। यानी 3 शाखा जो निकाली गई थी उस तीनों शाखाओं से 3 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिलों में उस नदी को छोड़ा गया। इस तीसरी शाखा का प्रभाव चौसा क्षेत्रों में है। इस प्रकार ये त्रिशाखाएं रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर तीनों जिलों को प्रभावित करती है। ये त्रिशाखा जो है रोहतास, बक्सर और भोजपुर, ये तीनों शाखाओं को क्या करती है? तीनों शाखाओं को, तीनों जिलों को प्रभावित करती है, यानी कि जल उपलब्ध करवाती है। सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करती है। 3 लाख हेक्टेयर भूमि को इस नदी के माध्यम से, सोन नदी के माध्यम से जो नहरें निकाली गई और उस नहर से 3 अलग अलग जिलों में पानी को छोड़ा गया, इससे 3 लाख हेक्टेयर और अधिक भूमि को सिंचित करती है। 1968 में इस योजना के डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध लगाकर बहुउद्देश्य परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया। यानी कि 1968 ईस्वी में पुनः कहां से? डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध बनाने का प्रयास किया गया। इससे पुराने नहरों जल का बैराज से पुनः पूर्ति, नहरी विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ हुआ। यह वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा के नाम से विभूषित हो रहा है। यानी कि जिसको इस नदी के विस्तार बहुउद्देश्य परियोजना से पहले सुखाड़ क्षेत्र में घोषित किया गया था, उसको आज लोग किस नाम से जानते हैं? चावल के कटोरे के नाम से। ये कैसे संभव हो सका? जब सोन नदी को 2 भागों में पूरब और पश्चिम की दिशा में छोड़ा गया और पश्चिम दिशा में छोड़ने के बाद उसको 3 अलग अलग जिलों में छोड़ा गया और 3 अलग अलग जिलों में छोड़ने के बाद भी उसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया। तो ये जो सूखाग्रस्त इलाका था, इस इलाके में बहुत अधिक मात्रा में क्या होने लगा? धान की फसलें होने लगा। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन हेतु शक्ति गृह भी स्थापित किया गया है। पश्चिम नहर के पर डेहरी के समीप शक्ति गृह की स्थापना की गई है। कहां पर? पश्चिम नहर के डेहरी के समीप शक्ति विद्युत गृह, शक्ति गृह मतलब वहां पे जल से बिजली बनाने का कार्य भी आरंभ किया गया था, जिससे 6.6 मेगावाट ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितना मेगावाट? 6.6 मेगावाट। इस ऊर्जा का उपयोग डालमिया नगर का एक बड़े उद्योग नगर प्रतिष्ठान के रूप में उभर कर आया। अब ये सोन नदी, ये जो तुम देख रहे हो चित्र, ये क्या है? सोन नदी, जो यहां से आरंभ, ये सोन नदी ऐसे निकली हुई है ना, है? और ये क्या है? गंगा है। गंगा से निकली है सोन नदी, है ना? ठीक। और यहाँ से सोन कुंड से आकर के ये कहाँ जाती है? गंगा में मिलती है। तो ये जो सोन नदी है, इसके आसपास में क्या किया? पूरब और पश्चिम के तरफ अलग अलग भागों में देखो, यहाँ से भी बना दिया गया, नदी बना दिया गया ना, यहाँ से भी अलग छोड़ दिया गया और इधर भी पश्चिम भी है ना, कि नहीं है? तो इन सभी गोविंद सागर, पंत सागर, रिहान, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में इसको क्या किया गया? छोटे छोटी नदियां बना करके छोड़ी गई, जिस कारण से क्या होता है? इसमें बाढ़ आने की संभावना कम रहती है और सभी का फसल भी सुरक्षित रहता है और लोग आसानी से खेती भी कर लेते हैं। तो क्या कहा गया है? नदियों का देश कहा गया है।
प्राचीन काल से वर्तमान तक बहुत सारी नदियां सदावाहिनी है, परंतु सभ्यता और संस्कृति के आधुनिकीकरण के कारण हमारे देश के कई प्रकार के प्रदूषण का स्वरूप बढ़ा है। भारत के नदियों के प्रदूषित होने के कारण इस प्रकार है, यानी कि भारत नदियों का देश है और इस देश में बहुत सारी नदियां ऐसी है जो हमेशा बहती रहती है, हमेशा बहती रहती है। लेकिन औद्योगिकीकरण यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्री लगने के कारण, पेड़ पौधे कटने के कारण यहाँ की नदियां क्या हो रही है, जो हमेशा बहती थी वो भी अब सूखने की कगार पे पहुंच रही है। और भारत के नदियों के प्रदूषित होने के कारण भी बहुत सारे हैं। पहला कारण है कल कारखाना और उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल, कचरा अथवा अवांछनीय तत्वों का नदी में सीधे सीधे प्रवाहित कर देने से, यानी कि बहुत सारे कल कारखाने खुले और उस कल कारखाने का जो प्रदूषित जल था उस जल को सीधे क्या किया गया, नाले के माध्यम से नदी में छोड़ दिया गया। इस कारण से भी क्या हुई, जल प्रदूषित हो गई। नदियों में मृदा पशु पक्षियों को डालने से, मवेशी को नहलाने से, गंदी नालियों को जोड़ने से नदियां प्रदूषित हो गई, यानी कि उसके अंदर जो मरे सरे गले जीव जंतु थे उसको भी लोग क्या करते थे, नदी किनारे ले जाके पानी में बहा देते हैं। साथ ही साथ जो भी कचरा वाला पानी रहता है वो भी इसी में डाल देते हैं, मवेशियों को नहलाते हैं, गंदी नालियों को भी उसी में जोड़ देते हैं, जिस कारण से क्या होती है, जल प्रदूषित हो जाती है। अत्यधिक उर्वरक का उपयोग से वर्षा जल उर्वरकों का साधन साथ लेकर नदी में समाहित हो जाती है। अत्यधिक खेतों में लोग क्या करते हैं, खाद को डालते हैं और खाद को डालने के कारण क्या होती है, वो जो वर्षा होती है और वर्षा का जल जो नदी में जाती है तो अपने साथ वो खाद को भी लेकर के जाती है, जिस कारण से भी वर्षा का जल क्या होती है, दूषित हो जाती है। अध्याय जल संसाधन। तो जल क्या है, जल का उपयोग कैसे करते हैं, जल हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, नदी हमारे लिए क्यों उपयोगी है, पोखरा हमारे लिए क्यों उपयोगी है, उसको कैसे बचाना है, कैसे बचेगा, इसके बारे में हमने इस अध्याय में क्या किया, आपको समझाया।